Today's topic is about provisional constitutional order. Basically, provisional constitutional order is an emergency or extra constitutional order that suspends either completely or partially the constitution of state. The purpose of this order to fulfill or and act as a short-term order while the actual constitution is held in hold or suspension. Most of the time, the orders have been implemented and the seasons of military or martial law forced by military of the nation against the regular citizens government. Actually, the purpose of this order is to capture the judicial power because after martial law, executive and legislative control already under the influence of dictator ruler. In Pakistan, three times provisional constitutional order was imposed by a dictator. First one in 1981, secondly in 1999, and third one is 2007. Here I'm talking about or discussing the provisional constitutional order of 1981, which was implemented by General Ziaul Haq on 24 and 5th March 1981 after a military coup and suspension of Bhutto's government or regime. The reason of this order is to govern the state according to this order that was introduced by General Ziaul Haq because after martial law, state's constitution was in suspended nature. एक्चुअली ज़ियाउल हक ने गवर्नमेंट टेक ओवर की थी फ्रॉम द साइड ऑफ और मिलिट्री कूप लगाया था जस्ट बिकॉज ऑफ भुट्टोज रिजीम के उसने जो इलेक्शंस है बिफोर डेट करवाए हैं और जो इलेक्शंस हैं वो धांधली थी या फिर उसको इन टर्म ऑफ कि वो उस तरीके से नहीं करवाए गए जो उसका ओरिजिनल एसेंस था और उसके अंदर प्रॉपर पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेशन नहीं थी और अपनी ही गवर्नमेंट टाइम पीरियड के दरमियान के एंड ख़त्म होने से पहले भुट्टो ने इलेक्शंस करवा दिए थे तो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका माइंड सेटअप या उन्होंने सेम लाइक पीडीएम की तरह एक ग्रुप बनाया था जिसके तहत उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था कि जो भुट्टो ने इलेक्शंस करवाए हैं वो रेग्ड हैं या डिसऑनेस्ट वे से करवाए गए हैं जिसमें प्रॉपर पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है अदर पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेट की जो कंडीशन थी वो ड्यू टू प्रोटेस्ट और डिफरेंट इश्यूज की बेसिस पे इंस्टेबिलिटी है दैट्स वाई जो जनरल ज़ियाउल हक था उसने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और उसके बाद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको सस्पेंड कर दिया गया उसके बाद 1981 में ज़ियाउल हक ने एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जारी किया या इंट्रोड्यूस करवाया इम्प्लीमेंट करवाया जिसका मकसद ये था कि जब तक रिवाइवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता उस टाइम तक इसी ऑर्डर के तहत क्या है स्टेट रन करेगी या गवर्नमेंट को गवर्न किया जाएगा एक्चुअली अगर हम देखें प्रीवियसली 1962 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आया था फ्रॉम द साइड ऑफ अयूब खान जब अयूब खान ने भी मिलिट्री खूब किया था तो उसने भी एक तरह से जो था कि आयन को 1956 वाले कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करके देन उसके बाद जो उसने नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया था तो 1962 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो टू सम एक्सटेंट वो इसी चीज़ के इर्द गिर्द ही घूमता था कि उसकी नेचर भी क्या थी एक डिक्टेटर के अकॉर्डिंगली थी क्योंकि उसी ने कमेटी डिसाइड की थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी उसी की मेंबरशिप जो थी उसने उसको डिफाइन किया था उसने कंपोज किया था और वो सारी चीज़ें वो इख्तियारात जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तहत जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है एक ज़ियाउल हक को मिले थे इसी तरह उसने 1962 के तहत उसके उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो ऑर्डर्स वो इख्तियारात वो पावर्स वो फंक्शंस अपने पास रखे थे तो उस इनडायरेक्टली वो भी उस टू सम एक्सटेंट उसके वो सारे जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के वो चेंजेस थी वो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में करवाई गई थी तो इसी तरह ज़िया ने जो है 1981 में एक ऑर्डर जारी किया था जिसके तहत उसने अपनी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन आगे मतलब फर्दर अपने पावर को चलाने के लिए जब तक कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइव नहीं होता है तब तक उसके तहत चलेगा तो एक्चुअली उसके कुछ मेजर फीचर्स थे या सिलेंट फीचर्स जिसको हम कहते हैं फर्स्ट वन इज एवरी सिंगल क्रूशियल डायरेक्टली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 द अरेंजमेंट्स ऑफ द इन्फोर्सिबिलिटी वर टेकन आउट कि जितने भी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो इख्तियारात जो कि अहम सीट्स पर थे या जिनके पास इख्तियारात थे उनसे सबसे पहले उनको उन इख्तियारात को उनकी इन्फोर्सिबिलिटी को जो उनके पास राइट्स है उनको टेकन आउट कर लिया गया बाय द साइड ऑफ दिस ऑर्डर सेकेंडली the workplace of the vice president was made. The chief martial law administrator could delegate at least one vice president of the Pakistan who might serve at the joy of chief martial law administrator and would perform capacities regulated by him. Actually इसमें क्या इंट्रोड्यूस कराया गया था सीट कह लें एक ओहदा कह लें इंट्रोड्यूस कराया गया था वाइस प्रेसिडेंट का जो कि क्या है प्रॉपरली किसके ऑर्डर्स पे काम करेगा चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और द डिक्टेटर के ऑर्डर्स पे काम करेगा और उसी के बनाए गए रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस की बेसिस पर थर्ड वन इज अ फेडरल कोर्ट वुड बी सेटअप कंप्राइजिंग ऑफ इंडिविजुअल चूज बाय द president
the gathering would perform work as determined in the request made by the president. फेडरल काउंसिल बनाई गई थी जो बनाई जाएगी जो कि सदर के या जो डिक्टेटर या चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था मींस जनरल ज़ियाउल हक उसके क्या है अपॉइंटमेंट कौन करेगा चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था और उस काउंसिल का काम क्या होगा वो जो भी डायरेक्शंस मिलेंगी जो भी ऑर्डर्स मिलेंगे फ्रॉम द साइड ऑफ हेड उसको परफॉर्म करेगा और उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करेगा. नेक्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द नंबर ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू द जुडिशरी. इट मीन्स के जो नंबर 4 है उसमें मल्टीपल प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करवाई गई थी रेलिवेंट टू द जुडिशरी जो कि मेजर एलिमेंट था या मेजर कंट्रोल था फ्रॉम द साइड ऑफ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर. उसमें जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस थी जुडिशरी की उसको कह लें कि अवॉइड किया गया था या नज़रअंदाज किया गया था और उसकी जगह पर कुछ न्यू प्रोविजंस ऐड की गई थी जो कि मल्टीपल ग्राउंड्स पर उसकी क्या है पावर को अथॉरिटी को जो कि डिक्टेटर था उसको शो करने के लिए. इसमें फर्स्ट वन थी द सुप्रीम कोर्ट एक्सचेंज एनी केस स्टार्टिंग विद वन हाई कोर्ट देन ऑन टू द नेक्स्ट हाई कोर्ट. इट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक हाई कोर्ट में या किसी भी जो हाई कोर्ट है उसमें अगर केस शुरू हुआ है उसको किसी भी दूसरी हाई कोर्ट में तब्दील कर सकती है या ट्रांसफर कर सकती है. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल सीट्स एंड परमानेंट seats of High Court were resolved and permanent seats that have been framed under the provisional laws were made some portion of constitutional record. Means कि इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जो हाई कोर्ट की सीट्स हैं उनको परमानेंट और जो प्रिंसिपल सीट्स हैं उनको फिक्स कर दिया गया कि इतनी परमानेंट होगी और इतनी क्या है प्रिंसिपल सीट्स होंगी और उसके तहत क्या है जो परमानेंट सीट्स थी उनके पास जो राइट्स थे या जो कह लें कि उनके पास इख्तियार थे उनमें उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉर्ड का पार्ट बना दिया गया कि उनके मातहत या उनका तरीक़ेकार में एडिशन कर दिया गया. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है प्रेसिडेंट हैज पावर टू अपॉइंट द जज वेदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विदाउट चीफ जस्टिस और व्हेन द सीट ऑफ चीफ जस्टिस इज एम्प्टी. इट मींस कि इसमें न्यू ऑर्डर जुडिशरी की जो प्रोविजंस थी उसमें एक और ऐड कर किया गया कि प्रेसिडेंट के पास इख्तियार होगा जजेस की अपॉइंटमेंट का वेदर वो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस जो है उसके साथ अगर वो विदाउट द कंसेंट ऑफ चीफ जस्टिस और अगर चीफ जस्टिस की पोस्ट वेकेंट है या खाली है उसकी बेसिस पर भी सिंगल जो ऑर्डर है वो किसका माना जाएगा या किसके मातहत होगी वो चीज़ सिंगल एंड सोल प्रेसिडेंट के मातहत. नेक्स्ट वन इज अ हाई कोर्ट जज could be exchanged starting with one high court then on to the next for a time of up to 2 years. मीन्स जो एक हाई कोर्ट का जज है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है एक्सचेंज किया जा सकता है एक हाई कोर्ट से उसको दूसरी हाई कोर्ट में कम से कम 2 साल के लिए. कि कॉन्स्टिट्यूशन में है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र है अगर कोई एक हाई कोर्ट का जज किसी दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं. कंसेंट ऑफ बोथ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट जिस जगह पर ट्रांसफ़र होना है और जिसने ट्रांसफ़र होना है उन दोनों के कंसेंट के ऊपर ये चीज़ की जाती है. लेकिन इसका इख्तियार भी क्या है जो जुडिशियल प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसके प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1981 उसमें प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डर इंट्रोड्यूस करवाए थे उसके अंदर एक चीज़ ऐड की गई थी कि किसी भी डायरेक्शन में ऑर्डर जो जज है उसकी ट्रांसफ़र या उसको एक्सचेंज किया जा सकता है. नेक्स्ट वन अ रिजाइंड जज वॉज नॉट टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ बेनिफिट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान विद इन 2 years ऑफ हिज रिटायरमेंट. इसके जो जजेस जो हैं खुद रिजाइन करेंगे उनके बाद वो जजेस जो हैं वो किसी भी जो प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन और या स्टेट का जो अदारा है उसमें फर्स्ट 2 years अपने रिटायरमेंट के 2 साल तक टाइम पीरियड में वो किसी भी ऐसे अदारे का पार्ट नहीं बन सकेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर आएंगे. नेक्स्ट वन इज जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट वाज बैंड इन द केसेस ऑफ दोज government of workers who had been resigned after finish of the 25 years of administration. means जो jurisdiction थी कोर्ट की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट जो थी उनके ऊपर बैन कर दिया गया या उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि वो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं जिन्होंने 25 years तक उस एडमिनिस्ट्रेशन में एज ए रोल प्ले किया वर्क किया है तो उनके ऊपर जो भी केसेस हैं उनके ऊपर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया उनको बैन कर दिया गया इन सारी कोर्ट्स को. ये तो कुछ थी जो कि रेलिवेंट टू द जुडिशियल और जुडिशरी से रिलेटेड प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करवाई गई थी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में. जो नेक्स्ट वन इज जस्ट दोज पॉलिटिकल पार्टीज वुड बी अलाउड टू द फंक्शन विच हैड रजिस्टर्ड देमसेल्फ विद इलेक्शन कमीशन बाय 11 October 1979. इट मीन्स उसमें कह दिया गया इसमें ऑर्डर में जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था क्योंकि ज़ियाउल हक ने जो गवर्नमेंट टेक ओवर की थी उसके बाद उसने कहा था कि मेरा मकसद गवर्नमेंट को टेक ओवर करने का सिर्फ यही था कि स्टेट जो थी वो पोलिटिकली इंस्टेबल थी जो
जो सिचुएशन थी वो वर्सन हुई थी, जिससे इम्पैक्ट क्या था, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पर नहीं पर जा रहा था। जस्ट बिकॉज मैंने ये टेक ओवर की है, मेरा मकसद इलेक्शंस करवाना है साफ शफाफ, और उसके बाद जो न्यू गवर्नमेंट आएगी उसको हैंड ओवर करके मैं वापस अपने उसी ओहदे पर चला जाऊंगा। तो उसमें ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई कि सिर्फ पोलिटिकल पार्टीज जो है वही आगे फर्दर रोल प्ले कर सकेंगी इन इलेक्शंस का जो भी वर्क होगा, जो कि आफ्टर जो रजिस्टर्ड होंगी 1979 अक्टूबर 11 के 11 अक्टूबर 1979 तक अपने आप को रजिस्टर करवाया होगा। क्योंकि उस टाइम पीरियड में क्या था, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी वो डैमेजेस और डिफरेंसेस की वजह से पार्टीशनाइज हो गई थी। भुट्टो की रजीम को टेक ओवर किया गया था। भुट्टो की जितनी भी वर्किंग थी उसको मतलब उसको रोक दिया गया, अंडर अरेस्ट कर लिया गया। वो सारी सिचुएशन एक जो टर्मोइल था, पॉलिटिकल टर्मोइल ऑफ द पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी। बेसिस पर वो जो पार्टीज डिसइंटीग्रेट हुई थी, उनके तमाम के जितने भी वो रेलिवेंट उनकी चीज़ें थी या एसेट से, उनको फेडरल गवर्नमेंट को टेक ओवर कर दिया, उसको दे दी गई थी। और नो पॉलिटिकल पार्टी कुड बी फ्रेम्ड विद द ऑथराइजेशन इन कंपोजिंग ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था उसकी इजाजत और अप्रूवल के बगैर कोई भी नई सियासी जमात नहीं बनाई जा सकेगी। इट मीन उसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि जो पॉलिटिकल पार्टी 1979 से पहले तक रजिस्टर्ड थी सिर्फ वही नेक्स्ट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगी। Next one is the president or the chief martial law administrator would have or would be considered dependably to have the power to revise the constitution. It means president has a right to amend or to change the constitution or review the constitutional order. It means उसके पास इख्तियार होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी चेंज करना है या उसके ऊपर नजर सानी जिसको रिव्यू कहते हैं वो करने का इख्तियार प्रेसिडेंट के पास और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के पास होगा। और उसको इख्तियार देना काबिले समझा जाएगा कह लें और काबिल एतबार है, ट्रस्टवर्दी, इन अ वे ट्रस्टवर्दी। Next one is courts were banned from conceding any directive against the demonstration and orders of any martial law authority or military court or tribunal. It means कि जो भी अदालतों पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि जो भी कह लें मुजाहरे या प्रोटेस्ट थे, डेमोन्स्ट्रेशन थी, वो उनके अगेंस्ट कोई भी हदायत मिलने पर उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा जो कि फ्रॉम द साइड ऑफ मिलिट्री कूप किया गया होगा। और इसके साथ साथ जो मार्शल लॉ लगाया गया था 1977 में, इसके ऊपर जो भी कानून बनाया जाएगा, ये लॉ मेड ऑन आफ्टर द 5 जुलाई 1977 वर डिक्लेयर्ड वैलिड। उसको दुरुस्त करार दिया जाएगा या उसको डायरेक्ट होगा वो और वो वैलिड होगा, उसको इम्प्लीमेंट उसी कंडीशन में किया जाएगा जिस बेसिस पर जो प्रेसिडेंट या चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है उसको इम्प्लीमेंट किया होगा। और जितनी भी नेक्स्ट वन इज जो है कि जितने भी जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और फेडरल शरिया कोर्ट के थे, उन तमाम के तमाम जो जजेस थे वो अंडर द प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1981 पीसीओ 1981 के अंडर क्या है उनके ऊपर लाजमी होगा ओवर टेकिंग करना। उसी ऑर्डर के तहत दोबारा फर्दर वो क्या है एज ए जज अपना हलफ उठाएंगे एज ऑफिस वर्क करने से पहले कि अब वो किस ऑर्डर के तहत स्टेट को और अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे अंडर द प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। जो जजेस जिस इन सारी कोर्ट्स के जो अंडर द प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर अपनी ओवर टेकिंग नहीं करेंगे, उनको उनके ऑफिस से और या उनको अपनी जो सीट से उनको जो उनका काम था उसको उनको रोक दिया जाएगा या उनको सीज कर दिया जाएगा टू होल्ड देयर ऑफिसेस। नेक्स्ट वन जिसमें क्रिटिकल जो सिचुएशन थी पीसीओ या क्रिटिकल जो प्रोविजन थी उसमें यह था कि जो भी जजेस थे जो ओवर टेकिंग करेंगे अंडर द प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर वो बाउंड होंगे, उन पे रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि वो उन्हीं प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी उनके मातहत ही वर्क करेंगे और उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा डाउट, कोई भी ऐसी चैलेंजिंग नेचर जो है कोई उसके अगेंस्ट नहीं करेंगे और जो भी ऑर्डर उस ऑर्डर के तहत डायरेक्शंस होगी उनको फुलफिल करेंगे। लेजिटिमेसी ऑफ दैट प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है उसके अगेंस्ट कोई भी जज या कोई भी कोर्ट कोई किसी भी किस्म का कह लें कि जो डिक्टेटर था उसके अगेंस्ट कोई भी वो नहीं सुनेंगे, केस नहीं सुनेंगे। जो भी एक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ डिक्टेटर या कोई भी डायरेक्शन या जो लॉ ये प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर में प्रोविजंस ऐड की गई हैं इसके अगेंस्ट कोई भी पॉइंट आउट नहीं करने का इख्तियार रखेगा।
ये तो कुछ मेजर और कहने के सैलेंट फीचर्स थे प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के, जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था फ्रॉम द साइड ऑफ चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़ियाउल हक, जस्ट बिकॉज ऑफ जब गवर्नमेंट को टेक ओवर किया गया था, उसके पीछे उसका जस्ट रीज़न क्या था कि तमाम के तमाम इख्तियारात जो कि उसने एज ए हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट टेक ओवर किए थे, उसके जो इख्तियारात थे वो इन ऑर्डर्स के तहत, इस प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तहत गवर्न किए जाएंगे। और जब तक रिवाइवल ऑफ द 1970, क्योंकि सस्पेंड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब तक उसका रिवाइवल नहीं होता तो स्टेट में जो भी प्रैक्टिस होगी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, मोर इम्पोर्टेंटली जुडिशरी, इसलिए कि इसमें मेजर जो प्रोविजंस ऐड की गई थी या जिन पर फोकस किया गया था जुडिशियल ऑर्डर्स के ऊपर था, जुडिशरी के ऊपर था, तो इसलिए उन इन तीनों डायरेक्शंस में जो हेड ऑफ द स्टेट और द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट, उसके इसी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्डर के तहत ही इम्प्लीमेंटेशन होगी और वर्किंग होगी।